फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अनदर वीडियो। तो हम लोग पढ़े हैं क्लास 11 की माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है इंट्रोडक्शन। तो इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है और उसके कुछ एजम्पशंस देखे थे। जब हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाते हैं तो हमें किन किन बातों को एज्यूम करना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल कैसे बनता है, उसके बाद उसको प्लॉट कैसे किया जाता है ग्राफ पर। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ नॉलेज को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। देखो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल, तो यहाँ पे हम लोगों ने पहले देखा था कि कुछ हम लोग एज्यूम करते हैं अपनी इकोनॉमी में दो गुड्स बनते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने दो गुड्स क्या ले लिए, एक ले ली गन, एक ले लिया बटर, और यहाँ पे साइड में लिख दी पॉसिबिलिटीज ABCDEFG। और गन्स और बटर को हमने किस फॉर्म में लिया है, यूनिट के फॉर्म में लिया है। तो यहाँ पे इन यूनिट्स में है ये सारी। MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिखेंगे इधर, और MRT फिर निकालेंगे, ठीक है, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इन दोनों के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी समझ लिया था कि क्या होता है MOC मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। आपने वो वीडियो नहीं देख लो तो प्रीवियस प्लेलिस्ट में आप जाके देख लीजिएगा, इस चैप्टर की सारी वीडियोस वहाँ पे मैंने कवर कर रखी है। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, हम मानते हैं कि हमारी इकोनॉमी में रिसोर्स हैं जो लिमिटेड हैं। तो जो रिसोर्स हमें मिले हैं लिमिटेड अमाउंट में, उससे हमें गुड्स का प्रोडक्शन करना है। तो मान लीजिए हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम उस पूरे रिसोर्स को अपना यूज़ कर रहे हैं गन को बनाने में। तो हमारे पास गन है और बटर है। तो सबसे पहली जो पॉसिबिलिटी बनेगी, पॉसिबिलिटी ए जो बनेगी वो क्या होगी, उस रिसोर्स का हमने फुल्ली यूटिलाइज किया प्रोडक्शन गन का करने में। तो यहाँ पे 21 उस रिसोर्स का जब हम अच्छे से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो हमारी 21 गन्स बनेंगी, ठीक है। 21 गन बनेगी और बटर का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा क्योंकि हमने पूरा यूज़ कर लिया उसको गन को बनाने में। तो यहाँ पे बटर को बनाने में हम लोगों ने यूज़ नहीं किया, तो बटर का प्रोडक्शन क्या होगा, 0। गन का प्रोडक्शन होगा 21। वैसे ही फिर बाद में क्या होगा, अब हमें ज़रूरत पड़े इकोनॉमी में कि हम बटर भी बनाएं। तो यहाँ पे बटर को भी हमें बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, उसी रिसोर्सेज में से हमें बटर भी बनानी है। तो हमें गन का प्रोडक्शन थोड़ा कम करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्स लिमिटेड है। अब हम बटर को भी बना रहे हैं तो हमें गन का प्रोडक्शन जो है कम करना पड़ेगा। तो अब हमारी गन कितनी बनेगी, 20 पे आ जाएगी, ठीक है। गन जो हमारी 20 बनी और बटर का प्रोडक्शन हमने बटर कितना किया, 1 यूनिट बनाया। फिर उसके बाद और प्रोडक्शन हमें करना है, तो यहाँ पे हमने 2 बटर बनाए, तो हमें और कमी करनी पड़ेगी गन की क्योंकि रिसोर्स तो उतना ही है। अब हमने गन का प्रोडक्शन और कम कर दिया जिससे कि हम बटर का प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो हमने गन का प्रोडक्शन कितना कम कर दिया, यहाँ पे 20 से 18 2 कम कर दिया, ठीक है। और बटर के एक और प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए हमने 2 का सेक्रीफाइस कर दिया। फिर हमने 18 से 15 यानी कि हमने 3 का सेक्रीफाइस कर दिया। 3 का सेक्रीफाइस किया बटर के 1 यूनिट और बनाने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे 4 का सेक्रीफाइस किया बटर के 1 और यूनिट को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, 21 से 20 पे आ रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 1 का सेक्रीफाइस हो रहा है 1 यूनिट को बनाने के लिए। फिर 20 से 18 पे आ रहा है, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 2 का सेक्रीफाइस हो रहा है। अब यहाँ पे 1 से 2 कितना प्रोडक्शन एक और बढ़ाया हमने, एक और प्रोडक्शन बढ़ाया, ठीक है। एक प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए 2 का सेक्रीफाइस किया। अब 18 से 15 यहाँ पे हमने 3 यूनिट का सेक्रीफाइस किया एक बटर के प्रोडक्शन को और बनाने के लिए। तो यहाँ पे 2 से 3 1 का डिफरेंस आया, यानी कि एक और बटर का प्रोडक्शन हमने बढ़ाया। अब यहाँ पे 15 से 11 कितना हुआ डिफरेंस, 4।
तो यहाँ पे 4 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, जिससे कि हमारे एक और बटर का यूनिट का प्रोडक्शन हम कर सकें। तो यहाँ पे 3 से हमने 4 मीन्स एक और हमने यूनिट बढ़ा दिया बटर का। अब 11 से 6 5 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे 4 से 5 1 यूनिट का गेन किया। फिर हमने 6 से 0 किया, यहाँ पे हमने कितना सेक्रीफाइस किया, 6 यूनिट का सेक्रीफाइस किया, और 5 से 6 1 यूनिट गेन किया। अब हमें से ये समझ में आ रहा है कि हमने यहाँ पे देखो बटर के एक एक यूनिट बढ़ाते गए। पहले 1 फिर 2 फिर 2 से 3 फिर एक बढ़ा, 3 से 4 फिर एक बढ़ गया, 4 से 5 फिर एक बढ़ गया, 5 से 6 फिर एक बढ़ गया। तो यहाँ पे 1 1 1 1 हर बार यूनिट बढ़ते जा रहे हैं। और सेक्रीफाइस कितना हो रहा है, यहाँ पे 1 सेक्रीफाइस, 2 सेक्रीफाइस, 3 सेक्रीफाइस, 4 सेक्रीफाइस, 5 सेक्रीफाइस, 6 सेक्रीफाइस। तो हमें सेक्रीफाइस ज्यादा करना पड़ रहा है, ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है घर का बटर के एक यूनिट को बनाने के लिए। ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है हमें एक प्रोडक्ट का, जो कि गन है उसका, उसमें यूनिट का ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है बटर के एक और यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए। तो ये इतना हमें समझ में आ गया। अब एमओसी क्या है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वही है कि हमें कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है एक गुड का दूसरे गुड्स के एक यूनिट को प्रोडक्शन करने के लिए, दूसरे गुड्स के एक यूनिट को बनाने के लिए। ठीक है, कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे 1 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, यहाँ पे 2 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 3 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 4 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, 5 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, और यहाँ पे 6 सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। ठीक है, तो यही चीज है, हमें मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, हमें एक गुड्स का कितना हम ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस करें जिससे कि हमें एक और दूसरे प्रोडक्ट का एक यूनिट का गेन हो। तो अब हमें यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें समझ में आया है 21 जब हम प्रोडक्शन कर रहे थे, सारा हम रिसोर्स यूज कर रहे थे अपना प्रोडक्शन गन को बनाने में, तब हमारा बटर का प्रोडक्शन 0 था। ऐसे करके जब लास्ट में हम आए तो यहाँ पे हमने 0 प्रोडक्शन किया गन का, तो सारा रिसोर्सेज हमारा लग गया कहाँ पे, बटर में। तो बटर का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा हो गया और गन का प्रोडक्शन 0 हो गया। इस तरीके से करते करते लास्ट में हम यहाँ पे आए। जब हम बटर का 0 कर रहे थे तो सारा हम प्रोडक्शन गन का कर रहे थे, जब हम गन का 0 कर रहे हैं तो सारा प्रोडक्शन हमारा बटर में जा रहा है। तो यहाँ पे मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज हो रही है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। अब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ रेशियो है किसका, गन और बटर के बीच में जितना भी चेंजेस हुआ है उसका। अब देखो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन गन अपॉन चेंज इन बटर। अब चेंज इन गन में कितना चेंज हुआ, यहाँ पे स्टार्टिंग में तो हमें कोई वैल्यू थी नहीं, तो हमें कैसे पता कितना चेंज हुआ, तो हमने यहाँ पे डैश लगा दिया, हमें नहीं पता। ठीक है, उसके बाद 21 से 20 पे आए, यानी कि कितना गेन हुआ, 1 का। तो 1 किसका हुआ, गन का। तो 1 गन रेशियो और कितना सेक्रीफाइस, कितना सेक्रीफाइस हुआ, 1 का सेक्रीफाइस हुआ। तो यहाँ पे 1 गन का सेक्रीफाइस, ऊपर लिखेंगे रेशियो 1 बटर। अब देखो यहाँ पे गन और बटर है, तो जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो ऊपर लिखते हैं, सेक्रीफाइस ऊपर लिखते हैं, गेन नीचे लिखते हैं। ठीक है, अब सेक्रीफाइस कौन सा हो रहा है, गन सेक्रीफाइस हो रहा है, बटर गेन हो रहा है। तो गन सेक्रीफाइस हो रहा है, ऊपर लिखा, बटर नीचे लिखा, क्योंकि बटर गेन हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे 21 से 20 तो कितना सेक्रीफाइस हुआ, 1 ऊपर लिखा, गन ऊपर लिखा। अब बटर देख लेते हैं, 1 से 2 कितना गेन हुआ, 1 गेन हुआ, 1। ठीक है, तो 1 गन का 1 बटर का, तो 1 गन रेशियो 1 भी हो गया। अब यहाँ देख लेते हैं सेकंड पे, 20 से 18 कितना सेक्रीफाइस हुआ, गन का 2 सेक्रीफाइस हुआ। तो यहाँ पे 2 गन का सेक्रीफाइस हुआ और गेन कितना हुआ, 1 से 2 पे आए।
कितना गेन हुआ, 1 का गेन हुआ। तो 2 बटर का 2 गन रेशो 1 बटर, ठीक है। अब ऐसे ही सेम 18 से 15 पे हम आए तो यहाँ पे कितना हमें सेक्रीफाइस करना पड़ा, 3 यूनिट का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, किसमें, गन में। तो सेक्रीफाइस हम ऊपर लिखेंगे 3 गन का अपॉन बटर का कितना गेन हो रहा है, 3 से 4 पे आ रहा है 1 यूनिट जो है बटर का। यहाँ पे 3 गन का रेशो 1 बटर हो गया। अब 15 से हम 11 पे आए, कितना सेक्रीफाइस हो रहा है, 4 का। तो 4 गन सेक्रीफाइस हो रहा है अपॉन 3 से 4 पे आए 1 बटर का। तो 4G रेशो 1 बटर, मतलब 4 गन रेशो 1 बटर, ठीक है। ये सेक्रीफाइस हुआ, ये गेन हुआ। अब हम देखो 11 से 6 पे आए, 5 का सेक्रीफाइस हुआ। तो यहाँ पे 5 जो है गन का सेक्रीफाइस हुआ रेशो, अब बटर का कितना गेन हुआ, 4 से 5 मीन्स 1। तो यहाँ पे 1 बटर गेन हुआ, ठीक है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5G 1B। अब यहाँ पे देखो लास्ट में 6 से 0 पे आ गए, तो हमें यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है 6 का डिफरेंस है, मतलब 6 जो है हमने सेक्रीफाइस किया गन को, 6 जो है गन को सेक्रीफाइस किया ऊपर, और गेन नीचे, बटर नीचे। बटर कितना हो रहा है, 5 से 6 पे आया, यानी कि 1 का डिफरेंस, ठीक है, 1 का गेन हो रहा है। तो वो गेन नीचे सेक्रीफाइस ऊपर, 6 गन रेशो 1 बटर हो गया हमारा मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब इसी को हम प्लॉट कर देंगे, यानी कि ग्राफ बनाएंगे। तो हम कैसे बनाएंगे इसका, तो यहाँ पे देखिए एक यहाँ पे लाइन जाएगी हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, एक वर्टिकल जाएगी वाई एक्सिस पे। तो जो हॉरिजॉन्टल जाएगी नीचे जाएगी एक्स एक्सिस पे, उस पे हमेशा हम लिखते हैं जो हमारा कमोडिटी गेन कर रहा है। तो गेन इसमें क्या कर रहा है, बटर गेन कर रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे बटर इन यूनिट्स में, और वाई एक्सिस पे लिखेंगे हम गन को इन यूनिट्स में। तो गन जो है सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो सेक्रीफाइस वाली जो कमोडिटी होती है वो हम लोग वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो गन है वो कैसे है, इसको हम लोग जो नंबर्स देते हैं, तो यहाँ पे 6, 15, 18, 21 ये 3 की टेबल में आ रहा है। तो यहाँ पे हम 3 की टेबल लिख लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। और यहाँ पे जो बटर की कमोडिटी है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से लिख ली। अब देखो जब हमारी इकोनॉमी में प्रोडक्शन गन का हो रहा था तो बटर का प्रोडक्शन 0 हो रहा था, ठीक है। गन का जब 21 हो रहा था तो बटर का प्रोडक्शन 0 हो रहा था। तो यहाँ पे देखो 21 कहाँ है, इधर है, और 1 जो है बटर का इधर है, नो सॉरी 21 इधर है, बटर का 0 इधर है, ठीक है। तो 0 इधर है पॉइंट और 21 इधर है, तो एक पॉइंट हमें ये मिल गया। तो ये पॉसिबिलिटी क्या होगी, ए पॉसिबिलिटी हो गई। अब दूसरी पॉसिबिलिटी बी है, तो बी में क्या है, अब हमने गन का प्रोडक्शन कम कर दिया एक, और बटर का बढ़ा दिया, क्योंकि हमें बटर का प्रोडक्शन करना था इसलिए हमने गन का प्रोडक्शन को कम कर दिया। तो गन का 20 है, बटर का 1 है, तो पॉसिबिलिटी बी क्या है, 20 गन और 1 बटर। तो यहाँ पे 20 नीचे आ जाएगा, इधर आ जाएगा, और बटर इधर आ जाएगा 1 पे, ठीक है, यहाँ पे इधर 1। तो यहाँ पे बी पॉसिबिलिटी हो गई। सी पॉसिबिलिटी में क्या है, अब हमने और कम कर दिया गन का प्रोडक्शन, क्योंकि हमें और बढ़ाना था बटर का प्रोडक्शन। तो 18 और 2, तो 18 कहाँ पे है हमारा, ये रहा 18, पॉइंट लगा दिया, ठीक है। 18 इसके नीचे पॉइंट लगाया 2 के नीचे, क्योंकि 18 और 2 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे 18 और 2 ये रहा, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा दिया, पॉसिबिलिटी सी। अब पॉसिबिलिटी डी क्या आ गई, 15 और 3 की आ गई, ठीक है। 15 और 3 यहाँ पे कहाँ है, 3 देखो इधर, ये रहा 3 और 15 ये रहा, तो यहाँ पे इसके सामने और इसके सामने, ये पॉसिबिलिटी डी की हो गई, ठीक है। उसके बाद ई में क्या है,
11 और 4 मीन्स 11 गन का प्रोडक्शन और 4 यूनिट बटर का प्रोडक्शन। तो 4 यूनिट हमने और बटर का बढ़ाया और उसके बाद 11 मीन्स हमने और कम किया गन का प्रोडक्शन। तो 11 कहाँ पे आ रहा है, 12 के ऊपर आएगा, ऊपर वाला पॉइंट इधर, ठीक है, इधर आएगा और ये 4 की लाइन में। तो ये पॉसिबिलिटी हमारी ई की बन गई 11 4। एफ की पॉसिबिलिटी और जी की पॉसिबिलिटी बची। एफ में क्या है 6 और 5, तो यहाँ पे 6 कहाँ गया, ये रहा 6 की लाइन में, ये रहा 6 और 5 ये रहा, ठीक है। 5 हमारा बटर का प्रोडक्शन हो रहा है, 6 हमारा गन का हो रहा है। तो ये हमने पॉसिबिलिटी एफ दे दी नाम इसको। अब लास्ट पॉसिबिलिटी हमारी क्या आ गई, कॉम्बिनेशन जी की, ठीक है। जी में क्या है, प्रोडक्शन अब हमारा गन का 0 होगा, कोई प्रोडक्शन गन का नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ बटर का प्रोडक्शन हो रहा है 6 यूनिट। तो 0 यहाँ पे गन का और बटर का और बढ़ गया 6, तो एक हमारा पॉइंट यहाँ आ गया, उसका नाम दे दिया जी। अब सारे पॉइंटों को हमने जोड़ दिया इस तरह से A B C D E F G, ठीक है। तो ये हमारा बन गया PPF गन और बटर का, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखने को मिल रहा है, जब हमारा गन का प्रोडक्शन 21 था, ठीक है, 21 था, तब हमारा बटर का प्रोडक्शन 0 था, ठीक है। उसके बाद जब हम देखेंगे, जब हमारा बटर का प्रोडक्शन 6 था, तब मैक्सिमम पे था, 6 पे था, तब हमारा गन का प्रोडक्शन 0 था, ठीक है। जब हमारा गन का प्रोडक्शन मैक्सिमम था मींस 21 था, तो हमारा बटर जो है 0 था। जब हमारा बटर का मैक्सिमम हुआ 6, तो गन का प्रोडक्शन 0 हुआ। यहाँ पे देख सकते हो आप, 21 था गन का प्रोडक्शन मैक्सिमम, बटर का 0, और जब गन का 0 हुआ तो बटर का मैक्सिमम हुआ 6। इसके बीच में भी ये सारी पॉसिबिलिटी है, इनसे भी हम देख सकते हैं कि जब ये पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है, पॉसिबिलिटीज ये भी हैं, तो इनके बीच की पॉसिबिलिटी क्या है, ए और जी के बीच की पॉसिबिलिटी बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये भी कॉम्बिनेशन है, ऐसे भी बन सकता है। इकोनॉमी में जो लिमिटेड रिसोर्स है उनका जो कॉम्बिनेशन है वो इनसे भी बन सकता है और इनसे भी बन सकता है, ठीक है। तो ये हमारा बन गया ग्राफ पे पीपीएफ कह लो या पीपीसी कह लो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, बहुत सारे नाम है इसके, नहीं देखी हो तो पिछली वाली वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें समझ में आ गया है ये कॉम्बिनेशन जो है हमारे दो कमोडिटी के साथ बन सकते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये जो स्लोप है आप देख सकते हो, ये डाउनवर्ड है, आप देख रहे हो ये इस तरह ऐसे जा रहा है, डाउनवर्ड ऊपर से नीचे जा रहा है, ठीक है। और जो ये शेप है ना, इस शेप को कौन सा शेप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कॉनकेव शेप, ठीक है। ये कॉनकेव शेप में है और कौन सा स्लोप है, डाउनवर्ड स्लोप, नीचे जा रहा है ऊपर से नीचे की साइड में। तो ये डाउनवर्ड और कॉनकेव क्यों है, ये इसकी प्रॉपर्टीज ही है। चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पे जो स्लोप जो है डाउनवर्ड्स है उसका क्या रीजन है, और जो कॉनकेव शेप बना है उसका क्या रीजन है। तो स्लोप जो डाउनवर्ड है और कॉनकेव है, यही हमारी प्रॉपर्टीज हैं हमारी पीपीएफ की, और यही हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बोल लो या फिर प्रॉपर्टीज बोल लो पीपीएफ का। तो दो प्रॉपर्टीज कौन सी होगी, पहला पीपीएफ स्लोप्स डाउनवर्ड, दूसरी प्रॉपर्टी पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। तो यही से हमारी दो प्रॉपर्टी निकल के आ गई। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, हमारा पीपीएफ जो है स्लोप्स क्या है, डाउनवर्ड है, नीचे की साइड में ऊपर से नीचे आ रहा है, यानी कि ये साइड होगी लेफ्ट, ये हैंड हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट, ठीक है। लेफ्ट से राइट पे आ रहा है, लेफ्ट टू राइट पे आ रहा है। सेकंड प्रॉपर्टी होगी पीपीएफ इज कॉनकेव शेप। तो ये जो शेप होता है वो कॉनकेव होता है, एक शेप होता है ऐसा, एक होता है ऐसा, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, ठीक है। और जो ये आता है इस तरह से यहां से ये, तो ये होता है कॉनकेव शेप, और जो ये आएगा इस तरह से ये कॉन्वेक्स शेप। तो हमारा पीपीएफ हमेशा क्या होता है,
कॉनकेव शेप में होता है। तो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज में क्या बोल रहा है, पीपीएफ जो है डाउनवर्ड है। क्यों डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड जो है वो क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो देखिए हम लोग पता है कि जो हम लोगों ने एज्यूम किया था पीपीएफ पढ़ने से पहले कि पीपीएफ का जो एजम्पशन है वो क्या कहता है कि रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी जो है लिमिटेड है, फिक्स है, टेक्नोलॉजी चेंज नहीं होगी दोनों गुड्स बनाते समय, और रिसोर्स भी है जितनी क्वांटिटी में दिए गए हैं वही उसी रिसोर्स को यूज करना है, ना बढ़ेंगे ना घटेंगे। तो यहाँ पे हमारे रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए हमने ये पॉसिबिलिटीज बनाई थी, ये दोनों पॉसिबिलिटीज बनाई थी कि जब हमारा गन का प्रोडक्शन 21 होगा तो बटर का 0 होगा, जब हम गन का प्रोडक्शन कम करेंगे तो बटर का 1 यूनिट को बढ़ा देंगे, फिर हम 18 करेंगे और कम करेंगे तो बटर के 1 यूनिट को और बढ़ा देंगे। तो उसी रिसोर्सेज से हमारे जब 1 यूनिट हम बढ़ाएंगे, ठीक है, उसी रिसोर्सेज का यूज हम दूसरी कमोडिटी को और बनाने में करेंगे, उसी टेक्नोलॉजी का यूज हम दूसरी कमोडिटी को और प्रोडक्शन करने में करेंगे, तो हमें उस रिसोर्सेज की कमी करनी पड़ेगी पहले गुड्स को बनाने में, ठीक है, उसमें कमी करनी पड़ेगी, हमें उसका रिसोर्सेज जो है कम लेना पड़ेगा पहले गुड्स को बनाने में, क्योंकि हमें दूसरा गुड्स का भी प्रोडक्शन करना है इकोनॉमी में, हमें दूसरा गुड्स का भी प्रोडक्शन अब करना है इकोनॉमी में, इसीलिए हमें पहले गुड्स का जो प्रोडक्शन है वो कम करना पड़ेगा, यानी कि रिसोर्सेज का यूज जो है कम करना पड़ेगा, ठीक है, तो रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी का यूज हमें कम करना पड़ेगा और यहाँ पे हमें ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये रीजन आता है हमारा, और ये हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, ठीक है, हमेशा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, डाउनवर्ड्स होता है। इनवर्स रिलेशनशिप कैसे होता है, जब हमारा एक है गन एक है बटर, जब हमारा गन का प्रोडक्शन कम होगा तो बटर का हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जब हमारा गन का प्रोडक्शन ज्यादा था तो बटर का हमारा प्रोडक्शन कम था। अब देखो यहाँ पे गन का प्रोडक्शन ज्यादा है, बटर का 0 है, गन का ज्यादा है तो यहाँ पे बटर का कम है, उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पे गन का ज्यादा है, यहाँ पे बटर का कम है, तो ऐसे करते करते यहाँ पे भी गन का ज्यादा है, बटर का कम है, फिर एक पोजीशन ऐसी आई गन का जो है 0 हो गया और बटर का हमारा ज्यादा हो गया। तो ये क्या है, एक ऐसा नहीं होगा कि इसका भी बढ़ रहा है इसका भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये इनवर्स रिलेशनशिप है। डायरेक्ट रिलेशनशिप होता तो ये बढ़ता तो ये भी बढ़ता, ये घटता तो ये भी घटता, ठीक है। इनवर्स रिलेशनशिप में क्या है, एक गुड्स कम होगा दूसरा गुड्स ज्यादा होगा, बढ़ेगा प्रोडक्शन, ठीक है, इनवर्स रिलेशनशिप है। और ये हमेशा डाउनवर्ड स्लोप में होता है, क्यों होता है समझ लिया, और लेफ्ट टू राइट जाता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड है ये राइट हैंड है, लेफ्ट से राइट जाता है, ये ऊपर से नीचे की तरफ स्लोप जाता है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स और ये प्रॉपर्टीज क्या होती है, पीपीएफ इज कॉनकेव शेप, पीपीएफ जो हमेशा कॉनकेव शेप में होता है, कॉन्वेक्स शेप में नहीं होता, कॉनकेव। इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। अब देखो यहाँ पे हमें ये पता लगाने के लिए कि कॉनकेव शेप है कि कॉन्वेक्स शेप है, तो हमें एमआरटी का पता लगाना पड़ेगा। अब देखो हम एमआरटी से पता लगा सकते हैं कि ये कॉनकेव शेप है कि कॉनकेव शेप नहीं है, ठीक है। अब देखो एमआरटी क्या है, हमारे यहाँ पे बढ़ रही है, आप देखो ये तो सेम है 1 1 1 1, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये क्या है, बढ़ रही है। जब भी एमआरटी बढ़ रही है तो हम समझ सकते हैं ये हमारा कॉनकेव शेप है। अब एमआरटी क्यों बढ़ रही है, इसका रीजन क्या है, वही रीजन हमारा प्रोडक्शन जो है एक कमोडिटी का, बटर का प्रोडक्शन हमें 1 यूनिट बढ़ाना है। 1 यूनिट बढ़ाने के लिए हमें गन का कितने यूनिट हमें सेक्रीफाइस करने पड़े, ज्यादा से ज्यादा, ठीक है, गन के हमें कितने ज्यादा से ज्यादा यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़े जिससे कि हम एक बटर का एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन कर सकें। इसको कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, एमआरटी शॉर्ट में। तो एमआरटी हमारी बढ़ रही है, ठीक है, तो जब हमारी एमआरटी बढ़ती हुई नजर आ रही है तो हमारा शेप जो बनेगा वो कॉनकेव बनेगा। तो पीपीएफ जो है कॉनकेव शेप में ही होता है। इसका रीजन क्या है, एमआरटी जो है हमारी बढ़ रही है, क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, 1 यूनिट के प्रोडक्शन करने के लिए लगातार हम
ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। अब देखो पहले हमने फर्स्ट सेट एक सेक्रीफाइस किया, ठीक है, वन सेक्रीफाइस किया एक यूनिट को बनाने के लिए, फिर हमने और ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस किया, मतलब बना हम एक ही यूनिट रहे हैं, हमेशा हम वन एडिशनल यूनिट का प्रोडक्शन करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम हमने 1 सेक्रीफाइस किया, फिर 2 सेक्रीफाइस किया, फिर 3 सेक्रीफाइस किया, फिर 4 सेक्रीफाइस किया, फिर 5 सेक्रीफाइस किया, फिर 6 सेक्रीफाइस किया, और यहाँ पे एडिशनल यूनिट कितना बन रहा है, 1 1 1 1 1। हर बार 1 यूनिट को बनाने के लिए हमने ज्यादा से ज्यादा सेक्रीफाइस किया, इसी को बोलते हैं एमआरटी। और एमआरटी जब बढ़ती है तो हमारा शेप जो होता है ग्राफ का कॉनकेव होता है। चलिए इसी में हम लोग एक अलग टॉपिक और पढ़ लेते हैं, छोटा सा, अटेनेबल एंड अनअटेनेबल। तो यहाँ पे अटेनेबल और अनअटेनेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। तो देखो यहाँ पे अटेनेबल और अटेनेबल दो तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं। तो फर्स्ट आता है अटेनेबल कॉम्बिनेशन, इसके अंदर दो पार्ट्स आते हैं, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, सेकंड इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब देखो अटेनेबल कॉम्बिनेशन का मतलब होता है एट विच इकोनॉमी कैन ऑपरेट, मींस हमें यहाँ पे पता है इकोनॉमी जो है वो ऑपरेट हो सकती है, और इसमें क्या होगा, दो कंडीशन होंगी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो रिसोर्सेज इकोनॉमी में है तो उसका हम अच्छे से यूज कर लें, उनका उस रिसोर्स, जितना भी रिसोर्स हमें मिला है प्रोडक्शन करने के लिए दो कमोडिटी का, तो उसका हम अच्छे से यूज करें, बिना वेस्ट किए उसको पूरी तरीके से यूज करना है हमें दो प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करने में, दो गुड्स का प्रोडक्शन करने में। If resources are used in best possible manner, then economy will operate at any point like ABCD on PPF. अगर हम अच्छे से यूज करेंगे रिसोर्सेज का इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी जो है ऑपरेट्स होगी किन पॉइंट्स पे, हमें पता है, इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, जो कर्व हमने बनाया था, इतने सारे कॉम्बिनेशन थे ABCDEFG, तो वो सारे कॉम्बिनेशंस क्या हो रहे थे, जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं उन्हीं रिसोर्स का यूज करके हमने गुड्स का प्रोडक्शन किया था, जो जो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस थे ABCDEFG, ठीक है, ABCD, जो आपको ये यहाँ पे ABCD ये पॉइंट्स दिख रहे हैं, और इस पे जो ये लाइन बनी है, कर्व बना है, डाउनवर्ड स्लोप बना है, यानी कि PPF बना है, ठीक है। तो ये क्या है, इस लाइन के ऊपर प्लॉट है ये पॉइंट्स ABCD, तो हम इनको क्या कहेंगे, ये ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज है, मींस रिसोर्स का अच्छे से यूज किया गया है। इस ग्राफ को हम देखकर कह सकते हैं कि इस कॉम्बिनेशन ए का अच्छे से यूज किया गया है, कॉम्बिनेशन बी का, सी का, डी का, ठीक है, कॉम्बिनेशन ए का, बी का, सी का, डी का जो यूज किया गया है रिसोर्स का गुड्स बनाने के लिए, वो अच्छे से प्रॉपर यूज हुआ है, इसमें कोई वेस्ट नहीं हुआ है। अब एक पॉइंट आता है अंदर, ई पॉइंट आ गया इस PPF के अंदर, एक इसके बाहर पॉइंट आ गया F, नाम दे दिया उसको, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आता है इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब यहाँ पे था ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्स जो हमें मिले थे उनका अच्छे से हमने यूज किया, तो हमें ABCD कॉम्बिनेशन मिल गए। अब रिसोर्स का यूटिलाइजेशन अगर हम एफिशिएंट ना करें, मींस जो हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं उसको बनाने के लिए, उसमें हम रिसोर्स का यूज ना करें, कुछ रिसोर्स को लें, बनाएं, फेंक दें या वेस्ट कर दें उस रिसोर्स का, ठीक है, इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, तो यहाँ पे क्या होगा, एनी वेस्टेज होता है या फिर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन होता है रिसोर्स का, तो इकोनॉमी ऑपरेट्स होगी एट एनी पॉइंट इनसाइड द PPF लाइक E, ठीक है। तो इकोनॉमी कहाँ पे ऑपरेट्स होगी, इस PPF के अंदर, इनसाइड द PPF के अंदर वाला कौन सा पॉइंट दिख रहा है हमें, E पॉइंट। तो E को देख के पहचान सकते हैं रिसोर्सेज का अच्छे से यूटिलाइजेशन हमारी इकोनॉमी में नहीं हुआ है दो गुड्स का प्रोडक्शन करने में, और ABCD का अच्छे से यूटिलाइजेशन हुआ है। अब एक पॉइंट आता है F बाहर, इसका क्या मतलब है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन, यानी कि with a given amount of resources it's impossible for the economy to produce any combination more than given combination। अब जो हमारे इकोनॉमी में हमें रिसोर्सेज दिए गए हैं गुड्स को बनाने के लिए, वो प्रॉपर उतने नहीं है,
जिससे हम अदर गुड्स को बना सके, मतलब इतने वो है ही नहीं, ठीक है, वो रिसोर्सेस का यूज करके हम बना ही नहीं सकते हैं, मतलब इतने कम रिसोर्सेज हैं कि उसका हम यूज करके पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो है दो गुड्स का वो बन ही नहीं पाएगा, तो अनअटेनेबल है, हम अटेन ही नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, खूब जो रिसोर्सेज थे प्रॉपर थे, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया तो हमें इतने सारे कॉम्बिनेशन मिल गए। फिर उसके बाद इनसफिशिएंट यूटिलाइजेशन, मतलब इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन मींस में हमने रिसोर्सेज प्रॉपर थे, हम बना सकते थे लेकिन हमने वेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अनअटेनेबल कॉम्बिनेशन मींस जो गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हमें दिया गया है वो इतना है ही नहीं कि जिससे हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन गुड्स को बना सकें, वो उतना रिसोर्सेज प्रॉपर है ही नहीं जिससे कि हम बनाना तो चाहते हैं लेकिन हम बना ही नहीं पाएंगे क्योंकि रिसोर्सेज ही नहीं है। तो विद द गिवन अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज इट इम्पॉसिबल फॉर द इकोनॉमी के लिए इम्पॉसिबल है प्रोड्यूस करना एनी कॉम्बिनेशन more than the given combination, that is an economy can never operate at any point outside the PPF। तो इकोनॉमी क्या है, never operate, कभी ऑपरेट नहीं होगी at any point outside the PPF like F, ठीक है। तो F जो हमारा बाहर है PPF के बाहर, तो इससे हम पॉइंट को हमें समझ में आता है कि इकोनॉमी कैन नेवर ऑपरेट एट एनी पॉइंट आउटसाइड द PPF। PPF के बाहर कोई भी पॉइंट होता है, कोई भी F हो या फिर बाहर G हो, बाहर H हो, इस PPF के बाहर अगर कोई भी पॉइंट आता है तो उसको देख के हम समझ सकते हैं ये अनअटेनेबल है। और PPF के अंदर आता है उसका मतलब क्या है, इनएफिशिएंट, मतलब जो प्रॉपर इनएफिशिएंट यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज का मतलब वेस्टेज है, ठीक है, वेस्ट हम कर रहे हैं रिसोर्सेज का गुड्स को बनाने के लिए, और जो प्रॉपर इस पे लाइन पे आता है तो उसको हम कह रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का। आई होप आपको ये दोनों टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अभी समझ में आ गए हैं तो लाइक कर दो वीडियो को, शेयर कर दो फ्रेंडों में और सब्सक्राइब कर दो चैनल पावर ऑफ नॉलेज को। नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दो जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।